हाँ जी बच्चों, आज हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। बेसिकली हम पढ़ेंगे हम सांस जो लेते हैं तो उसके आगे क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, किस तरीके से सारा मैकेनिज्म होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सारे डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या बोला है, आखिर में रेस्पिरेशन होता क्या है। नॉर्मली बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ब्रीदिंग, सर कभी ब्रीदिंग रेस्पिरेशन क्या मतलब, क्या कन्फ्यूजन है इसमें, इसको समझते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफियर एंड द CO2 प्रोड्यूस बाई सेल। बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, O2 तो एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं और CO2 तो हमारे अंदर जो सेल ने यूटिलाइज किया ऑक्सीजन, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। जो एक्सचेंज हो रहा है O2 और CO2 का, उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रीदिंग। इसकी नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। समझ रहे हो ये चीज़ें। डायग्राम इसका देखें हम, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस का ये डायग्राम होता है। ये लंग्स है हमारी, थोरेसिक कैविटी होती है सारी, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब बात आती है, सर रेस्पिरेशन तो समझ लिया कि सर रेस्पिरेशन ये होता है, पर सर कुछ ऑर्गेनिज्म बड़े होते हैं, हमारे पास तो बड़े बड़े फेफड़े होते हैं जिनसे हम लेते हैं, ठीक है। कुछ छोटे माइक्रो, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ पानी में रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, जल। तो सर हर किसी में तो लंग्स नहीं हो सकते ना भाई, कोई किसी का साइज इतना बड़ा है किसी ऑर्गेनिज्म, तो उसके अंदर कहाँ से लंग्स आएंगे। अब ये बात करते हैं कि वो लोग कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो लोअर जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट मतलब जिनके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम नहीं होता, ठीक है, उनमें क्या होता है, जैसे कि स्पंज हुआ, डायग्राम में देख पा रहे होगे आप लोग, ठीक है। स्पंज हुआ, सीलेंट्रेट हुए, फ्लैट वर्म हुए, ये सब क्या करते हैं, O2 और CO2 का एक्सचेंज क्या होता है इनके अंदर, बॉडी सरफेस से होता है। जैसे बॉडी सरफेस, जैसे हमारी बॉडी सरफेस है ना, ऐसे इनकी बॉडी सरफेस से होता है। O2 अंदर आती है, CO2 बाहर निकलती है। कहाँ से होता है, एंटायर बॉडी सरफेस, ठीक है। और एक चीज़ और है, देखिए इसमें देखो, इस पर ये छोटे छोटे छेद देख रहे हो, तो इसमें कोई रटने की चीज़ नहीं है, ये आप समझ सकते हो। ये छोटे छोटे माइन्यूट से छेद हैं, तो इनसे इनका क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। अब हम बात करते हैं आगे, सेकंड पॉइंट, कि उनमें तो देख लिया हमने कि सर कुछ जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बाकी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। कुछ में क्या होता है सर, गिल्स होते हैं, जैसे हमारी जो मछलियाँ होते हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, पानी लेते हैं और दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। जो ऑक्सीजन होती है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। एंड जो ये किस किस में होता है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हुए, मोलस्क हुए, उनमें ये चीज़ यूटिलाइज होती है। अब हम बात करते हैं सर, तीसरा पॉइंट क्या हुआ, एम्फीबियंस हुए, रेप्टाइल्स हुए, बर्ड्स हुए, मैमल्स हुए। अब हम बात करें लंग्स किस किस में प्रेजेंट होते हैं, तो लंग्स ऐसा ही नहीं है कि हमारे अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा और भी कौन कौन होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, कुछ लोग जो ज़्यादातर लैंड्स पे रहते हैं, रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, बर्ड्स की बात करें हम, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, लंग्स होते हैं प्रेजेंट। सेकंड पॉइंट इसमें क्या बोल रखा है, एम्फीबियंस लाइक अ फ्रॉग कैन। भाई फ्रॉग्स तो क्या होता है, पानी में भी रह रहा है और ज़मीन पर भी रह रहा है, तो उसके पास डॉल सिस्टम होना चाहिए ना, जो पानी में भी काम करे। तो इसके लिए क्या होता है, इसके पास स्किन से, जो हमने पहले बताया था, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन सरफेस से भी रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विथ, जब सरफेस पे आ रहा है, लैंड्स पे आ रहा है, तब वो फेफड़े की तरह हमारी तरह काम कर रहा है। जो ज़मीन में आ रहा है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसकी लंग्स की बात करें, ठीक है, ये डायग्राम इसमें दे रखा है, इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मोटा मोटा हमने समझ लिया कि सर रेस्पिरेटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन समझ ली, और जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई ज़मीन पर चल रहा है, कोई पानी में रह रहा है, क्या क्या उनके सिस्टम होते हैं वो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन हमारे अंदर कैसे काम होता है सर। तो हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स होते हैं, वो एक सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, ट्रैक्ट से कनेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ट्रैक्ट में क्या होता है सर, ट्रैक्ट एक तरह से समझ लो रास्ते की तरह, जैसे हमको कहीं जाना होता है ना, तो सुरंग टाइप की होती है, उसी टाइप से समझ लो इसको, ठीक है। इस ट्रैक्ट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसकी ट्रैक्ट की स्टार्टिंग होती है यहाँ से, नीजल कैविटी से, ठीक है। नीजल कैविटी से इसकी स्टार्टिंग होती है, बक्कल कैविटी आती है, उसके आगे आगे नीजल कैविटी आती है। देखो यहाँ से देख रहे हो, ये रहा, ये बक्कल कैविटी यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। बक्कल कैविटी के बाद आगे नीजल कैविटी यहाँ पे आ गई, लैरिंग्स आ गया, फेरिंग्स आ गया, ठीक है। आगे यहाँ के ट्रैकिया आ गया, समझ रहे हो। ट्रैकिया के बाद आगे जाके ये ब्रोंकस आ गए, ब्रोंकस आगे डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो माइन्यूट ब्रोंक्यूल्स जाके डिवाइड क्या होता है, एयर पैसेज कनेक्टेड होते हैं उनसे, एल्वेलाई बोलते हैं इनको हम, ठीक है। एल्वेलाई ये आ गया, देखो यहाँ से आ गया, लैरिंग्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। ब्रोंकस हो गया, ये आ गया, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, इनको एल्वेलाई बोलते हैं। बेसिकली जो मेन रेस्पिरेशन का फंक्शन होता है वो यहीं परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। एक चीज़ डायग्राम और आपको और दिखाऊँ, देखो यहाँ पे, इसको देखो, इसमें ये क्लियर हो रहा है, ये हमारी एल्वेलाई की सरफेस आ गई। अब होता क्या है ना, इधर से ब्लड जा रहा है, इधर से ब्लड जा रहा है, यूँ जा रहा है, ब्लड देख रहे हो, इधर से ब्लड जा रहा है, इधर से इसमें O2 को बाहर से रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो O2 आ रही है, यहाँ से जब ब्लड आ रहा है तो इसमें CO2 आ रही है, क्योंकि यूटिलाइज हो चुका है, तो CO2 तो इधर जा रही है और O2 आ रही है इसके अंदर। भाई यही तो रेस्पिरेशन का काम था ना, हम ऑक्सीजन ले क्यों रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज कर सकें अपने डेली एक्टिविटीज़ को, अपने
जो बॉडी के फंक्शन है उनको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इस डायग्राम की, इसमें क्या समझा रखा है हमें, इसमें भी वही सारी चीज़ें बता रखी हैं। इधर से आई हमारी इंस्पायर्ड एयर। एक चीज़ और होती है भाई, इसमें कोई मोटर तो चल नहीं रही है, नॉर्मली हम देखते हैं सांस लेते हैं बैठे हुए हैं तब भी नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं रेस्पिरेट। तो इसमें क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है, जब प्रेशर ग्रेडियंट होगा, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। भाई ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, हम मुंह खोल के सांस तो लेते नहीं है। नेगेटिव प्रेशर मतलब बाहर प्रेशर ज़्यादा है अंदर प्रेशर कम है। किस चीज़ का, O2 का। O2 का बाहर प्रेशर ज़्यादा है अंदर प्रेशर कम है। तो किसी भी चीज़ का क्या होता है, कोई भी चीज़ ग्रेडियंट के अलोंग फ्लो करती है। तो बाहर से अंदर एयर जा रही है, बाहर से अंदर O2 आ रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो O2 का प्रेशर देख रहे हैं आप 104 होता है अंदर, ठीक है, और 159 होता है बाहर। तो ग्रेडियंट क्या हुआ, अंदर की तरफ हुआ ना, तो इसलिए इंस्पायर्ड एयर O2 अंदर जा रही है, ठीक है, समझे। आगे आगे ये तो हमारा हुआ लंग्स, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई। अब बात करते हैं, यहाँ तक तो ऑक्सीजन पहुँचा दी, यहाँ से हम क्या करेंगे इसका। ये तो देखो हार्ट ने यहाँ से ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट यहाँ से ब्लड पंप कर रहा है, इसमें O2 जा रही है, कलर देख पा रहे हो, यहाँ पे O2 आ रही है, ठीक है। यहाँ से जो ऑक्सीजन यहाँ पे आई वो ऑक्सीजन क्या हुआ, इधर पहुँच गई सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। भाई इधर से समझो ना, इधर से कैपिलरीज आ रही हैं, ठीक है, यहाँ लंग्स आ गए, तो इधर से जो ब्लड इसमें आ रहा है O2 CO2 आ रही है, इधर से इसमें O2 आई, कलर चेंज हो गया इसका, ठीक है। ये देखो पल्मोनरी वेन के थ्रू इसमें हार्ट मारा है, हार्ट ने वो O2 वाला ब्लड इधर पंप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे टिश्यू बैठे हुए हैं भाई, यहाँ पे किडनी हुआ, लिवर हुआ, सबको ऑक्सीजन की जरूरत है ना भाई। ऑक्सीजन के बिना कोई भी ऑर्गन हमारा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो उसको O2 की जरूरत है। यहाँ पे आके देखो क्या हुआ, O2 इसके अंदर गई, यहाँ से CO2 इधर चली गई, समझ पा रहे हो। ये सारी चीज़ें इसमें, और हर जगह यहाँ पे प्रेशर लिखा हुआ है। प्रेशर क्यों लिखा हुआ है, O2 या कोई भी चीज़ फ्लो करती है ग्रेडियंट के अलोंग, अगर ग्रेडियंट नहीं होगा तो वो चीज़ फ्लो नहीं करेगी। इस बात को क्लियर जान रख लो, ठीक है। तो हर जगह आप देखेंगे ना, हर जगह ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। किसी भी जगह चले जाइए आप, चाहे बाहर इधर चले जाइए, ठीक है, चाहे यहाँ टिश्यू और इसके बीच में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी जगह देख लीजिए, ग्रेडियंट वहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं हम। अब बोला जाता है कि सर सारी चीज़ें देख ली हमने, स्टेप्स क्या क्या है, स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। इनको हमने स्टेप्स को समझने के लिए ना स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। देखो कैसे, पहली चीज़ क्या हुई, द ब्रीदिंग और द पल्मोनरी वेंटिलेशन वाई विच द एटमॉस्फेयर की एयर इन, इसमें बेसिकली ये बोला गया है। पहली प्रोसेस में मैं बताऊँ सिंप्लीफाई करके, नॉर्मल हमने सांस लिया, O2 अंदर गई, CO2 बाहर गई, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, बस इतना है, समझ रहे हो। सेकंड स्टेप क्या है भाई, जब हमने O2 और CO2 ले ली, अंदर तो O2 डाल ली, जो अंदर आई थी यहाँ पे CO2 को बाहर निकाल दी हमने। अब अंदर CO2 O2 का क्या हो रहा है, वो सेकंड पॉइंट है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन, यहाँ तो हमने कर लिया। अंदर जाके क्या हो रहा है, जो O2 हमने ली है ना, वो एल्वुलर सरफेस पे जाके उसका ना एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। CO2 तो उधर आ रही है एल्वुलर सरफेस पे, और O2 उधर जा रही है टिश्यूज में, ठीक है। वो ये पॉइंट आ गया। अब तीसरा क्या हुआ भाई, जो O2 आई ना, जो एल्वुलाई से O2 ट्रांसफ़र हुई ना, उसका क्या हुआ, वो गई ट्रांसपोर्ट। देखो ये क्या दे रखा था यहाँ पे, यहाँ कहाँ जा रही थी, कहाँ जा रही थी, यहाँ ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड, ब्लड से थ्रू ट्रांसपोर्ट होती बॉडी पार्ट्स में भाई, ठीक है। ये आ गई। अब तीसरी बात क्या आ गई, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। क्या था ये, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बस यही तीसरा स्टेप है, ठीक है। अब यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन। भाई ये टिश्यू है, ये किडनी का भी टिश्यू हो सकता है, ये लिवर का भी टिश्यू हो सकता है, ये किसी भी पार्ट का हो सकता है ना, इंटेस्टाइन का, तो उसने यूटिलाइज कर ली, ये चौथा स्टेप हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म क्या है इसका। ये सारी चीज़ हमने देख ली कि हाँ क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे हम इसको यूटिलाइज, मैकेनिज्म क्या है भाई। अंदर जाके हमारी जो, जब सांस ले रहे हैं तो जो हमारा चेस्ट पोर्शन है वो निकलता है, नॉर्मल भाषा में समझें, जो चेस्ट पोर्शन है हमारा बाहर निकल के आ रहा है, ब्रीदिंग एक्सपायरेशन कर रहे हैं अंदर यार। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या क्या चीज़ें इसमें परफॉर्म कर रही हैं। पहली चीज़ हम देखते हैं, पहली चीज़ इसमें क्या होती है, आपने देखा होगा जब सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट होता है वो दो डायरेक्शन में जा रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में बढ़ रहा है और ऊपर नीचे ही बढ़ रहा है। क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं, पहली चीज़ आती है इसमें डायफ्राम की मसल होती है जो, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, ठीक है। इसमें देखो, ये देखो पहला डायग्राम किसका है, ये इंस्पिरेशन का, देख रहे हो। नॉर्मल जो डायफ्राम क्या होता है हमारा, इस पोजीशन में होता है नॉर्मल। जब इसको इंस्पायरेशन करना होता है तो कॉन्ट्रैक्टेड हो गया, देख पा रहे हो, नॉर्मल ये है चढ़ा हुआ डोम शेप का, यूं कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फ्लैट हो गया। भाई कोई चीज़ यूं है, फ्लैट हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया ना। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, जब प्रेशर कम हो गया तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर अंदर आ गई, इसीलिए प्रेशर कम होता है इसका। क्योंकि जो है ना वॉल्यूम, भाई पहले ऐसा था तो वॉल्यूम कम था, ऐसा बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, वॉल्यूम
कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, जब कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो एयर ऑक्सीजन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ गई, इंस्पायर्ड हो गया। कोई रटने की जरूरत नहीं है। कौन हेल्प कर रहा है? इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। भाई इंस्पायरेशन हो गया, एयर अंदर आ गई, जो मसल हमारी यहाँ यूँ था, डोम शेप था, ऐसे समझो, ये उसने यूँ फ्लैट किया था, जब मसल अपना काम करना बंद कर देगी डायफ्राम यूँ हो गया। उसको कुछ नहीं करना, अपना रिलैक्सिंग पोजीशन में आ रहा है, एक्सपायरेशन अपने परफॉर्म हो रहा है। एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, उसमें कोई एनर्जी, क्योंकि मसल वर्क यहाँ कर रही हैं, यहाँ वर्क नहीं कर रही हैं, मसल रिलैक्स हुआ, एक्सपायरेशन अपने आप हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन। कभी कभी देखते हैं कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, कुछ लोग हमारी सोसाइटी में होते हैं तो खांसते रहते हैं, किसी कोई दिक्कत है, ब्रीदिंग में डिसऑर्डर हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कुछ डिसऑर्डर को यहाँ पे देखते हैं। जो सबसे कॉमन डिसऑर्डर है अस्थमा। अब अस्थमा में होता क्या है, कभी कभार क्या होता है ना कि जो हमारा ईयर पैसेज होता है, इसको ऐसे देखो आप, ठीक है, इस डायग्राम में अच्छा समझा रखा है, देखो इस तरीके से देखो इसको। हमारा जो ट्रैकिया वाला पोर्शन है ना, इसको हमने यहाँ निकाल के काट दिया, विजुअल्स काट दिया समझाने के लिए। कैसे समझाएंगे बच्चों को, हमने यहाँ निकाल के काट दिया। अब भाई कोई भी पाइप है, ईयर उसका जितनी कैविटी है, सपोज इसकी इतनी कैविटी है, बराबर से एयर जा रही है उसमें, ठीक है। दिक्कत तब आएगी कि सर इसका जो होल है ना इसका, ये कम हो जाए, यूँ हो गया। अब एयर के लिए स्पेस ही नहीं, एयर जाएगी कहाँ से? समझ पा रहे हो बात को? भाई पाइप होता है, हमारा पानी वाला पाइप होता है, वो इतना चौड़ा पाइप है, इसको हम यूँ कर दें, पानी जाएगा? नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में जाएगा, जो सफिशिएंट नहीं है बॉडी के लिए, इसीलिए दिक्कतें आती हैं। भाई ये पाइप का साइज ये है, पाइप का साइज यूं हो गया, जो सांस लेगा ना पेशेंट, उसके अंदर आवाज जाएगी, आप स्टेथो लेके सुनिए, व्हीजिंग साउंड क्रिएट होगी। क्यों हो रही है? क्योंकि उसका वॉल्यूम कम हो गया है। समझ रहे हैं आप? इसीलिए। और ये क्या होता है, देखिए इसमें लिख भी रखा है, इस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉल्ड व्हीजिंग साउंड। ये आप स्टेथो लेके सुनेंगे ना, जो अस्थमैटिक पेशेंट होंगे, व्हीजिंग साउंड 100% सुनाई देगी उसमें। क्यों क्रिएट हो रहा है उसमें? ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स। देखो डायग्राम दिखाओ इसमें, कहाँ गया डायग्राम? ये वाला डायग्राम, ये वाला जो देखो, जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है ना, बेसिकली यहाँ पे इन्फ्लामेशन आ रही है, उसकी वजह से इसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, किसकी वजह से दिक्कत हो रही है? इससे क्वेश्चन क्या आते हैं? एक तो व्हीजिंग वाला आएगा, जो एमसीक्यू वाले बच्चे, एमसीक्यू जो आते हैं, क्वेश्चन यहीं से उठ के आते हैं, क्वेश्चन आसमान से नहीं टपकते हैं। व्हीजिंग साउंड किस में प्रोड्यूस होती है? अस्थमा। क्यों होती है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। डिसऑर्डर कहाँ का है? एयरवेज का। क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाएगा आपसे, कहाँ इन्फ्लामेशन आ रही है? एयरवेज में। ठीक है, अब बात करते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या है? देखो अस्थमा में क्या होता है ना कि हम कहीं ऐसी जगह गए कि सर डस्ट बड़ा हो रही है, बड़ा एलर्जी सी है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हल्की सी धूल में आ गया उनको एलर्जी होने लगती है, हल्का सा ठंडा मौसम आ गया उनको एलर्जी होने लगती है, हल्का सा अनफेवरेबल कंडीशन हुई उनको एलर्जी होने लगती है। अस्थमेटिक साइंस है। जब ऐसे साइंस लंबे समय तक रहें, अलॉन्ग विद अगर आप स्मोकिंग करते हैं और कुछ हेरिडिटी जो हमारे अंदर आनुवंशिक चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। क्या बोला गया है इसमें? क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्रॉनिक का मतलब क्या है? लंबे समय में होने वाली चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आप आज ऐसी कोई चीज़ कर लिए, किसी चीज़ के एक्सपोजर में आ गया, आपको एम्फाइसीमा हो गया। ऐसा एम्फाइसीमा नहीं होगा आपको, कई सारी चीज़ें रोल प्ले करेंगी तब ये क्रिएट होगा एम्फाइसीमा। इसलिए क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्या बोला गया है इसमें? एम्फाइसीमा इज क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल आर चेंज ड्यू टू, मतलब डैमेज हो गई पूरी तरीके से। देखो क्या बोला है भाई, जब किसी चीज़ में पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया ना, तो वो रिवर्सिबल नहीं होता, वो इरिवर्सिबल है। समझ रहे हो? इसलिए कम समय में भी नहीं हो रहा, उसके बाद ट्रीटेबल भी नहीं है। ठीक है, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज। जब सरफेस ही उसका वॉल डैमेज हो गया, भाई वॉल का काम क्या था? ये कॉन्ट्रैक्ट होती थी ना, सरफेस एरिया बढ़ता था, जब सरफेस एरिया बढ़ता था तब फ्लो होता था। समझ रहे हो भाई? एल्वियोलाई क्या था इसका काम? देखिए ये देखो, इस डायग्राम को देखो, ये एल्वियोलाई थी यहाँ पे, यूँ बैठी हुई हैं। ये क्या हुआ? इसने सरफेस एरिया बढ़ा लिया, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, ब्लड निकल के जा रहा है। जब ये डायलेट नहीं हो पा रही हैं, सरफेस एरिया नहीं बढ़ेगा, सरफेस एरिया नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब वॉल डैमेज हो गई परमानेंटली, तो रेस्पिरेशन का परफॉर्म कहाँ से परफॉर्म कर लेंगे? इसीलिए दिक्कत आती है इसमें। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज। क्यों डिक्रीज कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो पा रही हैं, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हो क्यों रहा है ऐसा? कुछ लोग जो होते हैं सुट्टा फूकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। वन ऑफ द मेजर कॉज क्या है इसका? सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कि ये तो चलो ठीक है, अब कुछ लोग क्या होते हैं, हमारे आसपास देखे होंगे, कुछ लोग काम करने आते हैं, कुछ लोग क्या काम करते हैं? सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ लोग क्या काम कर रहे हैं कि जो माइंस होती हैं उनमें काम कर रहे हैं, इनकी मजबूरी है काम करना, ऐसे एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं
चाहते हुए भी वो उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर जो ऑक्यूपेशन की वजह से हो रहे हैं, वो ऐसे पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में हैं, ऐसे पर्टिकुलर हैबिटेट में हैं कि उसकी वजह से उनको ब्रीदिंग में दिक्कत आ रही है। ये चीज़ है। क्या ऐसा होता है उसमें, इसमें पढ़ते हैं। इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली कहाँ होती है, ग्राइंडिंग, जहाँ स्टोन्स की क्रशिंग होती है, ठीक है, वहाँ ये दिक्कतें आती है। देखो स्टोन ब्रेकिंग हो गया, इसमें क्या होता है, जो डस्ट प्रोड्यूस होती है ना, बेसिकली देखो हम क्या होता है, जो बॉडी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का क्या करता है, जब हमारे अंदर कोई एंटीजन आता है, एंटीजन मतलब कोई बाहर से कोई पार्टिकल आता है ना, तो बॉडी अपने लेवल पर खुद उसको पहले हटाने की कोशिश करती है। वो पैथोलॉजी नहीं देती है, वो डिजीज़ कॉज नहीं करती है। जब आप उसको नहीं रोकते हैं एक हद के बाद, तब वो डिजीज़ बनाती है उसको। स्टार्टिंग में आपका इम्यून सिस्टम आपको अलर्ट करता है कि भाई आपको दिक्कत आने लगेगी, आपको स्नीजिंग होने लगेगी, आपको बेचैनी होने लगेगी, जलन होने लगेगी। आप अगर उसको कंटिन्यू होने देते हैं और एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाते हैं, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी है, क्योंकि भाई बॉल डैमेज हो चुकी है ना, स्टार्टिंग में आपको वरिंग साइन दिए थे इम्यून सिस्टम ने, आपने उनको नेग्लेक्ट कर दिया, तब ये दिक्कतें क्रिएट होती हैं। ठीक है बच्चों, इसका रिवीजन करिए और पढ़िए। आगे देखो इसमें क्या रखा है, लॉन्ग एक्सपोजर गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। अब देखो इसमें फाइब्रोसिस भी देख लेते हैं। फाइब्रोसिस क्या होता है, नॉर्मल समझिए, फाइबर क्या होता है, फाइब्रोसिस मतलब किसी भी चीज़ में फाइबर डिपॉजिट हो गया है। फाइबर मतलब क्या होता है, फाइबर का काम क्या होता है, फाइबर किसी भी चीज़ को कब ऐड किया जाता है, जब उसके में स्ट्रेंथ बढ़ानी हो। फाइबर का काम क्या होता है, इसकी किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ बढ़ानी हो। जब लंग्स हमारी यूँ हैं, इसमें फाइबर डिपॉजिट हो गए, क्या ये अपना काम कर पाएगा, जो इसका काम था सरफेस एरिया बढ़ाने का, ठीक है, वो काम हो पाएगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं हो पाएगा, तो एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 नहीं हो पाएगा ठीक से, तो कैसे काम हो जाएगा भाई, वही चीज़ है। जब फाइबर नहीं डिपॉजिट हो गए तो कहाँ से काम हो जाएगा उस पर। ठीक है, यही इसमें बोला गया है। ठीक है, देखो ये देख भी पा रहे हो तुम लोग। ठीक है, यही चीज़ इसमें बोली गई है। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज ग्राइंडिंग और स्टोन क्रशिंग होती है, डस्ट जो प्रोड्यूस होती है ना, वो हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है फुल्ली कोप नहीं कर पाता। स्टार्टिंग में आपको अलर्ट करेगा, अगर आप उससे कंडीशन से नहीं बाहर निकले तो वो आपको दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। लॉन्ग एक्सपोजर क्या कर देता है, फाइब्रोसिस करता है। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड बी प्रोटेक्ट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, भाई जो गरीब लोग हैं उनको जाना पड़ेगा ना काम पे, कोई तो करेगा, आप नहीं करोगे कोई और करेगा, वो नहीं करेगा तीसरा करेगा, कोई तो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई आप जाइए इन जगह काम करने, पर प्रोटेक्टिव मास्क लेके जाइए, ताकि उनके जो खतरे हैं ना उनको मिटिगेट कर सकें। आप भाई इतना खतरा है तो उसको कम कर सकें, समझ रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्टिव मास्क देखा है ये पहना हुआ है, तो इससे जो डस्ट वाला एयर डस्ट पार्टिकल है ना वो बाहर ही हो जाएंगे। जो इनकी जो फिल्टर्स होते हैं ना, जो स्पोर्स होते हैं, वो काफ़ी माइन्यूट होते हैं, माइक्रॉन्स में होते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब आपका हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, रिकॉल करिए। थैंक यू।